गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। हम लोगों का अभी दो बुक चल रही है, एक क्षितिज और एक व्याकरण। व्याकरण में हम लोगों ने उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ लिया है। समास के पूरे लेक्चर हो गए हैं और उसमें वर्किंग शीट भी हमने आपको दे रखी है। तीसरी बुक ये है आपकी कृतिका। तीसरी बुक है ये आपकी कृतिका। कृतिका के लिए भी जो व्याकरण वाला रजिस्टर है, हमने दो कॉपी बनाने के लिए कहा था। एक क्षितिज के लिए, और क्षितिज में पहला यानी उस रजिस्टर का जो पहला फर्स्ट पार्ट है उसमें जो है आप गद्य खंड करोगे और सेकंड पार्ट का डिवाइड करके आप काव्य खंड करोगे। गद्य खंड के लिए पहला इंडेक्स का प्रयोग करोगे और काव्य खंड के लिए दूसरे इंडेक्स के लिए। और दूसरे रजिस्टर में जो व्याकरण वाला रजिस्टर है उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको व्याकरण करना है और सेकंड पार्ट में आपको यानी उस रजिस्टर के सेकंड वाले आधे पोर्शन में, लास्ट वाले पोर्शन में वो आपको कृतिका करना है। और इसी प्रकार उसका फर्स्ट जो इंडेक्स हो जाएगा वो व्याकरण का हो जाएगा और सेकंड इंडेक्स आप कृतिका का प्रयोग करोगे। तो इसमें कृतिका में आपके तीन पार्ट हैं और तीन पार्ट में आपका जो पहला पार्ट है इस जल प्रलय में, वो चैप्टर जो है कटा हुआ है, सीबीएसई ने काट रखा है। तो वो बुक में तो प्रिंट है लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। दूसरा चैप्टर है मेरे संग की औरतें और लेखिका है मृदुला गर्ग। इसमें जैसे अभी तक आपने 6 में, 7th में और 8th में आप स्टोरी बुक टाइप का पढ़ते थे। 6 में आप पढ़ते थे बाल राम कथा, 7th में आप पढ़ते थे जो है महाभारत, 8th में भारत की खोज। उसी प्रकार से 9th में ये कृतिका एक स्टोरी बुक है। तो इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो सीबीएसई ने आपके कोर्स में रखा है। चैप्टर का नाम है, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, मेरे संग की औरतें, और लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। इसमें लेखिका ने अपने परिवार के विषय में इस चैप्टर को लिखा है और अपने परिवार के बारे में। तो पहला जो शुरू करती हैं ये, इसको हम स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। लेखिका अपने नानी के बारे में बताती है कि लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा था। लेखिका ने अपने नानी को कभी नहीं देखा था और लेखिका का कहना था कि जब लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही लेखिका की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। और जो बच्चे होते हैं वो अपने घर और परिवार के बड़े लोगों से, चाहे वो नानी हो, दादी से कहानियाँ सुना करते थे। तो लेखिका का कहना था कि लेखिका 3 बहनें थीं और वो 3 बहनें ही आपस में कहानियाँ सुनाया करती थीं क्योंकि कोई बड़ा उनके घर में नहीं था। तो लेखिका कहती है, अपने बारे में बताती है कि नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। मतलब नानी के बारे में उसने बड़े होने पर सुना और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म का मतलब होता है उसका अर्थ समझ में आया, उसका मतलब समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी का मतलब होता है पर्दा करने वाली औरत थी। क्योंकि पहले के समय में हमारा समाज जो है साक्षरता कम होने के कारण औरतों या लड़कियों को पर्दा में रखने की प्रथा थी, उनको बाहर जाने की कोई इजाजत नहीं थी। और लेखिका अपने नानी यानी नाना के बारे में बताती है कि जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री किसको कहते हैं, वकालत पढ़ने विलायत चले गए। विलायत का मतलब होता है फॉरेन चले गए, विदेश चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, उनका मतलब जो रहन सहन था वो
भारत वर्ष की तरह नहीं था, अपने देश भारत की तरह नहीं था। विदेशों के रीति रिवाज में वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे, विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। मतलब नानी जो है वो किसी प्रकार का नानी को शौक नहीं था कि उनकी इच्छा क्या थी, उनकी आकांक्षा क्या थी, उनकी पसंद क्या थी, नापसंद क्या थी, ये अपने पति से नानी नहीं कहती थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, एक ऐसा समय आया जब नानी को लगा कि अब हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। तो 15 वर्षीय एकलौती बेटी मेरी माँ, तो लेखिका की जो माँ थी उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। तो लेखिका की माँ की शादी की चिंता नानी को सताने लगी। वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नानी से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त यानी नाना के जो दोस्त थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था प्यारेलाल शर्मा, से मिलने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। सब दंग हैरान रह गए। मतलब इतनी पर्दा करने वाली औरत थी, लेकिन जब वो नाना के दोस्त से मिलने की बात कहती हैं तो परिवार के सब लोग उनकी बातों को सुनकर क्या आश्चर्य में पड़ गए कि जो महिला इतना पर्दा करती थी, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, अब नाना के दोस्त से मिलने के लिए क्यों कह रही है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नसी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से, मर्द का मतलब यहाँ पति से है, मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अपने जीवन के अंतिम समय में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर अपने मित्र को बुला लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया कि मेरी पत्नी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, उनकी बातों को सुन लीजिए, उनकी ये अवस्था है। अब जो नानी ने कहा वह भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज का मतलब आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा वचन दीजिए, यानी नाना के जो मित्र थे उनसे कहते हैं कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। कि मेरी लड़की के लिए, वर का मतलब उसकी जो शादी जिस लड़के से होगी उसको वर कहते हैं, वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं। साहब का मतलब जो कि विदेश में रहते थे, कोई ज़्यादा किसी से या अपने परिवार से मतलब नहीं रखते थे, बहुत शौकीन थे। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। फर्मा बरदार का मतलब होता है आज्ञा से हो। आप अपनी तरह अपने मतलब पति के दोस्त से कहते हैं, प्यारेलाल शर्मा से नानी कहती हैं कि आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून न हो। जो लेखिका की नानी थी उनके अंदर भी आज़ादी का जुनून था। उतनी समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो बाद में लेखिका कहती है, मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में कभी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर उनकी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असल आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस उतनी समय वही प्रशासनिक सेवा जो भारतीय इतनी समय आईएएस है, उसका नाम आईसीएस था। आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और
उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। मतलब परिवार यानी लेखिका के पिता के पास अपने माता पिता का कोई पैसा नहीं था। माँ बेचारी अपनी और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च विचार रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी, मतलब चमक जाती थी। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थीं, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। अब कल के लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स यू।